फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ टॉपिक पॉलिटिकल पार्टीज। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी एक आध हफ्ते के अंदर एसएसटी का जिनका पेपर है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा ही आसान सा टॉपिक है ना, और स्कोरिंग है, इसको सब लोग जानते हैं। हम सब पॉलिटिक्स से घिरे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है जो पॉलिटिक्स से अछूता है। सबको पॉलिटिक्स के बारे में पता होता है, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी को सपोर्ट भी करते हैं, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं? Political party is a group of people that come together to form a government। जब कुछ लोग गवर्नमेंट बनाने के लिए एक साथ खड़े होते हैं पार्टी इलेक्शन में, और अगर वो जीतते हैं तो अपनी एक सरकार बनाते हैं, एक पावर बनाते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज। अब तरह तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, स्टेट होती हैं और कुछ नेशनली पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। अभी फिलहाल हम वो सब बाद में पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट आफ्टर कॉन्टेस्टिंग इनटू इलेक्शन। इलेक्शन होगा, जीतेंगे तब गवर्नमेंट बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये डेमोक्रेसी वाली बात चल रही है अभी। इसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो पहले तो होते हैं द लीडर्स वो जो जीत कर आए हैं। दूसरे होते हैं द एक्टिव मेंबर्स वो जो पॉलिटिकल पार्टीज का, किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज का प्रचार करते हैं, है ना, नारे लगाते हैं, प्रचार करते हैं, पैम्फलेट बांटते हैं, झंडा लेके। अभी आपने इलेक्शन, अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ था यूपी में, आपने देखा होगा कि सपा हो गई या भाजपा वाले हो गए, वो लोग सब लोग अपना प्रचार कर रहे थे, है ना। तीसरे होते हैं फॉलोवर्स वो होते हैं जो उन पार्टी को फॉलो करते हैं, जो उन पार्टी के बताए हुए ऑर्डर्स को मानते हैं, फॉलो करते हैं, उनका भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं फॉलोवर्स। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना इन तीन कंपोनेंट्स के, द लीडर, द एक्टिव मेंबर और द फॉलोवर के, बिना इन तीन कंपोनेंट के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो गई। अब देखते हैं क्या पार्टीशन कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं ना जो बड़ा स्ट्रांगली किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आज के टाइम पे हम देखते हैं कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग कांग्रेस को करते हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी को करते हैं। तो जो ये वो लोग होते हैं जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा ही स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, है ना, बहुत स्ट्रांगली उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं, उनके जो भी वादे होते हैं उनको मानते हैं, भले वो पूरे हो ना हो पर मानते ज़रूर हैं वो। तो बड़ा ही स्ट्रांगली उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया पार्टीजन, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज अब जो जीत कर आ चुकी है उसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या उसे करना होता है। पहला तो है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन लड़ना होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो उसे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना होगा, बिना इलेक्शन लड़े कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा है मेक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स का मतलब है कि हमें एक अपना पैम्पलेट, एक मेमोरेंडा क्रिएट करना पड़ता है कि जब अगर हम जीतते हैं, अगर हम पावर में आते हैं, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम आपके लिए क्या करेंगे, आपको हम क्या बेनिफिट देंगे, देश की इकॉनमी को कैसे बढ़ाएंगे, जॉब कैसे क्रिएट करेंगे, इन्फ्लेशन को कैसे रिड्यूस करेंगे, इकोनॉमी को कैसे इंक्रीज़ करेंगे। ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग या पॉलिसीज़ होनी चाहिए हर एक गवर्नमेंट की, है ना। उसके बाद तीसरा आता है मेक लॉज। अब फॉर एग्जांपल कोई पार्टी जीत जाती है, उसके बाद उसके पास होता है कि वो कानूनी व्यवस्था कैसे हैंडल करती है, नए कानून कैसे लाती है, कुछ लॉज होते हैं जो ज़रूरी होते हैं तो उनको कैसे ले आती है, अमेंड कैसे करती है ना। फिर होता है इंट्रोड्यूस वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम्स का मतलब होता है वो स्कीम जो सरकार गरीबों के लिए निकालती है, या कभी कभी देश की इकॉनमी को बूस्टअप करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए देश की इकॉनमी को जो सरकारी स्कीम निकालती हैं उन्हें हम कहते हैं वेलफेयर स्कीम। अभी वेलफेयर स्कीम कुछ गरीबों के लिए चलता है, जैसे कन्या विद्याधन चलता है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है ना, आयुष्मान भारत वाला जो हेल्थ एंड स्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ के लिए होता है। ये सारी पॉलिसीज़ का काम गवर्नमेंट को संभालना होता है। फिर प्ले रोल ऑफ अपोजिशन। अब अपोजिशन में जो गवर्नमेंट है, मतलब वो गवर्नमेंट जो नहीं जीत पाई, पर ऐसा तो है नहीं कि वो उसके एमपीज़ या एमएलएज जीते नहीं होंगे, तो वो लोग अपोजिशन में होते हैं। तो उनका काम क्या होता है ना, उनका काम होता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल रूल कर रही है ना, वो अगर कुछ गलत कर रही है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। जैसे निंदा करना, मतलब कि क्रिटिसाइज़ कर सके, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। कुछ अगर पॉलिसीज़ गवर्नमेंट उनको सही नहीं लगती है, पब्लिक के वेलफेयर में नहीं होती है कुछ पॉलिसीज़, तो उन्हें वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये रोल होता है हमारे ऑपोजिशन का, ठीक है। तो आप फंक्शन ऑफ समझ। अब देखते हैं नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़।
पॉलिटिकल पार्टीज ज़रूरी क्यों हैं? वाई इट इज़ नेसेसरी? मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। अभी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, यानी कि अभी जो चल रहा है, वो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के चलाना मुश्किल हो जाएगा। कोई एक इंसान इसे नहीं चला सकता। इट इज़ वेरी हार्ड। क्यों? क्योंकि सपोज़ करिए कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो आपके देश में रूल्स, लॉ, रेगुलेशन, स्कीम कौन निकालेगा? एक इंसान के बस की बात तो ये है नहीं, है ना? क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्टेट्स हैं, कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, है ना? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये पहला नीड हो गया। दूसरा, नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन। अब सपोज करो कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो फिर देश चलाएगा कौन? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अभी पॉलिटिकल पार्टी है, अभी कांग्रेस से आप सवाल कर सकते हो, बीजेपी से आप सवाल कर सकते हो, आम आदमी पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी नेशनल हैं, आप उन सबसे क्वेश्चन कर सकते हो। बट जस्ट एक इमेजिन करिए ये सब होता ही ना, तो आप किससे क्वेश्चन करते कि देश कैसे चलेगा, जॉब कैसे आएगी, इकोनॉमी कैसे बूस्टअप करेगी? आप ये किससे क्वेश्चन करते हैं, है ना? तो पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं खड़ा होगा। तीसरा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब फॉर एग्जांपल हो, अभी मान लीजिए कि आपके घर के आसपास सड़क नाली खराब है, तो आप किसके पास जाओगे? अपने एरिया के पार्षद के पास जाओगे, है ना? इसी तरह से कि अगर इलेक्टेड मेंबर जो है, इलेक्टेड मेंबर वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, रोड, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें जो है ना उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है ना? तो आज के टाइम पे डेमोक्रेसी में टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, अब हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम क्या होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम: सिंगल पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है? 1 पार्टी सिस्टम ऐसी पार्टी होती है जहाँ सिर्फ एक ही पार्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू रन द कंट्री। सिर्फ एक पार्टी ही कंट्री को रन कर सकती है। एग्जाम्पल ले लिए चाइना का। अब ऐसी पार्टी जो होती है ना, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि आप उस गवर्नमेंट को बदल ही नहीं सकते, है ना? तो ये सही नहीं होता। जैसे चाइना में है ना फिलहाल, तो ये सिंगल पार्टी सिस्टम है ना? उसके बाद आता है 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम ऐसी पार्टी सिस्टम होती है जहाँ पे कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टीज के पास चांस होता है कि वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं इलेक्शन जीतने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल आप अमेरिका ले लीजिए, जहाँ पे प्रेसिडेंट्स होते हैं। एग्जांपल, अमेरिका में प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट के पास ही सारी पावर होती है। यूनाइटेड किंगडम ले लीजिए, है ना, और अमेरिका ले लीजिए। तो ये जो कंट्रीज है यहाँ पे डबल पार्टी सिस्टम होती है, मतलब कि 2 पार्टी सिस्टम होता है। इसके बाद आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे कई सारी पार्टीज होती हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट लड़ सकती हैं, और जिन पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, जिन पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, वो पार्टी फिर गवर्नमेंट बनाती है। अब हमारे अपने इंडिया में ही देख लीजिए, 750 पॉलिटिकल पार्टीज अभी करेंटली हैं, है ना? तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि आपके पास क्या होता है, कई सारी वैरायटीज़ होती है, कई सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं। ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो तीसरा सही, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, वैसे तो सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन ऑप्शन तो खैर है ना आपके पास। तो ये होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो जो फेडरल सिस्टम की जो गवर्नमेंट होती है, फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया फेडरल सिस्टम पे रन करता है, तो यहाँ पे 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। हमारा इंडिया फेडरल सिस्टम पे रन करता है, तो यहाँ पे 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। पहली स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन लड़ती हैं और एटलीस्ट 6% वोट सिक्योर करती हैं टोटल वोट्स के। मतलब टोटल वोट्स जितने पड़े हैं उतने में 6% वोट उस पार्टी को मिलना चाहिए, और उस पार्टी का कम से कम 2 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतना चाहिए। कम से कम 2 MLA तो उस पार्टी का जीतना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी पार्टी को हम स्टेट पार्टी कह सकते हैं। जैसे BSP हो गई, बहुजन समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ऐसे कई सारे स्टेट्स में लोकल पार्टीज होती हैं, तो इन्हें हम स्टेट पार्टीज कहते हैं, है ना? इसके बाद आता है नेशनल पार्टीज। अब नेशनल पार्टीज क्या होती हैं? ये वो पार्टीज होती हैं ना जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन, यानी कि लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, है ना? और ऐसी पार्टीज जो 6% वोट सिक्योर करें, 6% वोट सिक्योर करें 4 स्टेट्स में, 6% वोट सिक्योर करें 4 स्टेट में कम से कम, और इनके 4 मेंबर्स लोकसभा में सीट्स जीतने चाहिए। 4 मेंबर कम से कम लोकसभा में सीट्स जीतने चाहिए। अ पार्टी दैट सिक्योर 6% वोट्स इन 4 स्टेट ऑफ लोकसभा एंड विन एटलीस्ट 4 सीट।
तो जो पार्टी 4 सीट कम से कम जीतती है उसे हम कहते हैं नेशनल पार्टी। अब नेशनल पार्टी यानी बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई और कांग्रेस भी हमारी नेशनल पार्टी है। ठीक। कोएलिशन गवर्नमेंट। अब कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये चारों पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया? इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया, बट ना ए को मेजॉरिटी मिली, ना बी को मेजॉरिटी मिली, ना सी को मिली, ना डी को मिली। मतलब मेजॉरिटी के लिए जितनी सीट्स चाहिए, अब वो डिसाइडेड होता है कि कितने लोकसभा में या राज्यसभा में सीट्स हैं, तो मेजॉरिटी में जितनी सीट्स चाहिए, अब ये चारों की चारों पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी डी चारों फेल हो गई, है ना। तो फिर क्या होता है ना कि ए और बी दोनों क्या करते हैं? को अलायंस कर लेते हैं, मतलब अलायंस कर लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद क्या होता है? ये दोनों जुड़कर मिलकर एक गवर्नमेंट चलाते हैं जिसे हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, है ना। समझ में आई बात? चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब हर पॉलिटिकल पार्टी हर के आगे चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? तो पहला ही चैलेंज ये है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है ना कि आम आदमी को एक्सेस ही नहीं है कि पार्टी के डिसीजन या सरकार के डिसीजन में इंटरफेयर कर सकें, है ना। आम आदमी को इतना पावर ही नहीं दिया गया है कि वो सरकार के अपने इंटरनल डिसीजंस में वो इंटरफेयर कर सके, उसे नोटिस मिल सके, उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, है ना। तो ये लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या है ना, आप सपोज करिए कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हूँ, तो मैं टिकट अपने बेटे को दे दूँ या मैं टिकट अपने जानने पहचानने वाले को, दोस्त को, रिश्तेदार को दे दूँ। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। अभी हाल फिलहाल बहुत सारे आरोप लगे जाते थे ना कि ये इनका बेटा है इसीलिए इनको टिकट मिल गया, निपोटिज्म जिसे हम कहते हैं, नेपोटिज्म। तो फिर यहाँ पर भी डायनेस्टिक सक्सेशन भी एक तरीके का नेपोटिज्म ही है। तो चैलेंजेस ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टी में दूसरा है डायनेस्टिक सक्सेशन। तीसरा ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी। ये तो बड़ा कॉमन सा चीज़ है, हम सब ने देखा होगा। जब इलेक्शन नज़दीक होता है तो लोग पैसा दे के वोट्स खरीदते हैं, कुछ लोग कुछ पैसों में ही बिक जाते हैं, या जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है तो ज़्यादा पैसा देकर क्रिमिनल बैकग्राउंड के होने के बावजूद उन्हें टिकट्स मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। तो ये सब जो मनी का जो इन्फ्लुएंस होता है ना इलेक्शन में, ये बहुत ही बैड, बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है डेमोक्रेसी पे। क्योंकि ये जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो सच में जीतने चाहिए, जो देश को आगे ला सकते हैं, वो तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पावर होती है, वो जीतकर सीट सत्ता में आ जाते हैं और देश का तहस नहस कर देते हैं। फिर लैक ऑफ मीनिंग चॉइस, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, लैक ऑफ मीनिंग चॉइस। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट मतलब जो आया है चुनकर, हमारे पास चॉइस ही नहीं होती है कि हम किसको खड़ा करें इलेक्शन में लड़ने के लिए। हमारे पास चॉइस ही नहीं है। जो जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, वो खड़ा हो जाता है गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ने के लिए। तो कॉमन पीपल के पास वो चॉइस ही नहीं है ना कि हम ये कहें कि नहीं इसको इलेक्शन में लड़ना चाहिए, इसको खड़ा होना चाहिए, तुम खड़े हो, तुम्हें हम जिताएंगे। ऐसा हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो यही सारी चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। ठीक है।